तो भाई आज हम सर्कुलर मोशन डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। और अभी तक हमने सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन सब की बातें की है। और अब हम बातें करेंगे किसकी? फोर्स एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहला बच्चों कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में मोशन करता है यार, और हम उसे ग्राउंड के फ्रेम से अगर देखते हैं तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है मान लेते हैं, और उसकी स्पीड v है मान लेते हैं, तो हमने बताया था इसके पास एक नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इस बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन होता है इन दिस डायरेक्शन विच इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? सेंटर की तरफ होती है, सेंटर की तरफ हमेशा। मतलब एक्सेलरेशन विच इज़ यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन या ड्यू टू विच डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। तो बच्चों हम जानते हैं कि एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जिसकी वैल्यू v स्क्वायर बाई आर या r ओमेगा स्क्वायर होती है ना। तो अब आप खुद सोचिए कि एक्सेलरेशन अगर है किसी बॉडी के पास, तो एक्सेलरेशन इफेक्ट है और कॉज है उसका फोर्स। फोर्स के कारण ही एक्सेलरेशन होता है ना। अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो पक्का उस बॉडी पे बच्चों फोर्स लग रहा होगा, यानी कोई फोर्स होगा जिसने वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराया होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को वो फोर्स है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इस पार्टिकल को अगर इस सर्कल में मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन इसे मिल रहा है वो जिस फोर्स की वजह से मिल रहा है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो आप कह सकते हो इट इज़ द रियल फोर्स विच प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर वैल्यू लिखनी है हमें तो सिंपल न्यूटन सेकेंड लॉ लिख लेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मास m है पार्टिकल का और एक्सेलरेशन उसका ac है तो m इंटू ए, न्यूटन के सेकेंड लॉ से उस पर जो फोर्स लगना चाहिए वो इतना लगना चाहिए। अब हमें पता है कि v स्क्वायर बाई आर इसकी वैल्यू है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv स्क्वायर बाई आर या mr ओमेगा स्क्वायर हो सकती है ना। इसका मतलब है कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है बेटा तो उसे एक फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। ये वही फोर्स है जो कि इस पार्टिकल को सर्कल में मूव कराएगा, जो कि इस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, और इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप कह सकते हो इट इज द फोर्स विच प्रोवाइड centripetal acceleration to the body, centripetal acceleration to the body. It is a real force. ये रियल फोर्स है, कोई सूडो वूडो नहीं है। ठीक है, अभी हम फ्यूगल की बात करेंगे, वो सूडो होता है। ठीक, तो रियल फोर्स है। इट कैन बी ए सिंगल फोर्स और रिजल्टेंट ऑफ मैनी फोर्सेस। ये थोड़ा मैंने अपनी तरफ से लाइन लिख दी ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगेगा, जो पार्टिकल को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। अब अगर और जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसके पास कितनी ताकत होगी? mv स्क्वायर बाई आर के बराबर। अब जैसे ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक जनरल टर्म है, वो फोर्स जो सर्कल में पार्टिकल को मूव कराएगा, सेंटर की तरफ लगेगा, उसे सेंट्रीपिटल कहेंगे। वो फोर्स कोई भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। ये पोस्ट का नाम हो गया एक तरह से, जैसे चीफ मिनिस्टर पोस्ट का नाम है।
हैं, कभी आदित्यनाथ बैठ गए तो वो पोस्ट चीफ मिनिस्टर की पावर उनके पास आ जाती है, तुम बैठते हो तो तुम्हारे पास चीफ मिनिस्टर की पावर आ जाती। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स भी पोस्ट का नाम, मतलब एक जनरल टर्म है। टेंशन फोर्स भी सेंट्रीपिटल की कुर्सी पे बैठ सकता है, फ्रिक्शन भी सेंट्रीपिटल हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रीपिटल हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? स्प्रिंग फोर्स सेंट्रीपिटल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बात समझ गए? तो ऐसा मत, जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जॉइंट सरकार भी हो सकती है, टेंशन और वेट का रिजल्टेंट हो सकता है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। यानी एक पार्टिकल यदि सर्कल में मूव कर रहा है तो सेंटर की तरफ जो भी रिजल्टेंट फोर्स आएगा, हो सकता है वो टेंशन हो सकता है वो mg हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन हो, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कह देंगे। कई बार मैं बता रहा हूँ कि क्या बताना चाह रहा हूँ। आओ देखो, जैसे मान लो एक पार्टिकल बेटा सर्कल में मोशन कर रहा है, समझिएगा प्लीज़ ध्यान से। मान लो रस्सी से कनेक्टेड है पार्टिकल और सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये स्ट्रिंग से गोल गोल घूम रहा है, लोवेस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड v है। अब वास्तविकता में देखा जाए तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक टेंशन ऊपर लग रहा होगा और एक mg नीचे लग रहा होगा कि नहीं? अब चूंकि ये सर्कल में मोशन कर रहा है और इस मोमेंट पे इसकी स्पीड v है, तो इस मोमेंट पे इसके पास एक एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, अरे है कि नहीं? कितना है वो एक्सेलरेशन? v²/r। अगर इसकी रेडियस r है तो है कि नहीं, बताओ? तो अगर मुझसे कहा जाए कि सर इस पे कितने रियल फोर्स लग रहे हैं, तो जो t और mg का रिजल्टेंट होगा, क्योंकि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होना चाहिए, इसका मतलब इसका t जो है वो mg से बड़ा होगा। अरे होगा कि नहीं? तभी तो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, तभी तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा। यानी ऊपर केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या है यहाँ पर? t माइनस, दरअसल ये जो t माइनस mg है यही यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? mv²। अब कन्फ्यूज़न क्या होती है बच्चों को, जैसे बच्चों से पूछा जाता है कि बताओ बेटा कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो बच्चे कहते हैं सर एक टेंशन लग रहा है, एक mg लग रहा है, और सर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल भी लगेगा। मतलब उन्हें लगता है कि इन रियल फोर्सेस के अलावा एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो पार्टिकल अगर सर्कल में है तो लग रहा है। अरे इन रियल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट बनेगा ना सेंटर की तरफ, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? उसी का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि वही पार्टिकल को क्या प्रोवाइड करा रहा है? ये वाला एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा है। जैसे तुम समझो हमने न्यूटन्स लॉ लिख दिया, t माइनस mg बराबर m, तो t माइनस mg बराबर m, a के स्थान पर क्या रख दिया? v²। तो एक तरह से न्यूटन्स लॉ ही लिखा है। तो यहाँ पर बच्चों टेंशन माइनस mg क्या हो गया? रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टूवर्ड्स सेंटर, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ रहे हैं? जैसे हमने कहा बच्चों कि मान लो यहाँ पर दिखाते हैं एक न्यूक्लियस है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो, क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसे जो कूलम्बिक अट्रैक्शन मिलता है, न्यूक्लियस इसे जो अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स है। हाँ, जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की कुर्सी पे बैठेगा उसके पास ये पावर आ जाएगी, इतनी पक्की बात है। बात समझ में आ रही है? अगर टेंशन अकेला सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है तो t की वैल्यू mv²/r होगी। t और mg का रिजल्टेंट अगर सेंट्रीपिटल के बराबर है तो t माइनस mg mv²/r के बराबर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल के बराबर है तो Fe की वैल्यू mv²/r के बराबर होगी। अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसको अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आ रही? जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं, हम एग्जांपल देखेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है आप ये पहचानना, ऐसा ना कह देना कि सारे रियल फोर्स अलग और सेंट्रीपिटल को बिल्कुल अलग बना दिया तुमने, फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ बेटा कि यहाँ पर कोई पार्टिकल मान लो मोशन कर रहा है और ये किसी पर्टिकुलर प्लेन में होगा, ये रेडियस r, मान लो कई फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं, एक लग रहा है F1, एक लग रहा है F2, एक लग रहा है F3 और एक F4 लग रहा है, ये एंगल थीटा है। वेटेड सब इन्हीं में इंक्लूड है ना, अलग से नहीं है कुछ। इन चारों फोर्स की हेल्प से बताओ कि अगर ये पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ F1, F2, F3, F4। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा इसको,
तो ये इस लाइन, ये रेडियस है, देखो अंदर की तरफ F3 लग, F3 दोनों हो गए, चलो 2 ले लेता हूँ मैं इसको। तो अंदर की तरफ F2 लग रहा है, बाहर की तरफ F3 लग रहा है, और एक F4 cos थीटा इधर की तरफ आएगा कि नहीं? तो इधर की तरफ देखो ये F2 आ रहा है, ये F3 आ रहा है, और ये एक F4। तो सेंटर की तरफ लेना रिजल्टेंट, क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो नेट फोर्स जो सेंट्रीपिटल है वो अंदर की तरफ ही लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर, राइट। तो इसका मतलब अगर ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स मस्ट बी टूवर्ड्स द सेंटर, राइट बेटा, तभी तो सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन आएगा बॉडी में, है ना। तो F2 माइनस F3 माइनस F4 cos थीटा, दिस इज द नेट फोर्स, नेट रियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टूवर्ड्स सेंटर, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। समझ में आ गई बात? तो क्या है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स? यहाँ है F2 माइनस F3 माइनस F4 cos थीटा, और इसी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? mv² बाई आर के। F1 तो बॉडी का वेट ही है ना। अरे कुछ भी हो सकता है, अभी आप हो सकता है ग्रेविटी फ्री स्पेस में हो, मैंने क्या कहा, ये मत सोचना कि वेट लग रहा है। अगर ये नहीं 90 डिग्री पे कैसे कंपोनेंट आ जाएगा यार? अरे वो 90 है टेंजेंशियल, अभी हम टेंजेंशियल फोर्स बताएंगे ना, NUCM हो रहा होगा यहाँ पे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल फोर्स भी आता है ना, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी आता है ना, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन देने वाला जो फोर्स होता है उसे टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। अभी मैं सिर्फ सेंट्रीपिटल की बात कर रहा हूँ। सेंट्रीपिटल तो UCM और NUCM दोनों में होता है ना, बस UCM में ओनली सेंट्रीपिटल होता है, NUCM में टेंजेंशियल भी होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हम समझ गए हैं। मैं एक दो एग्जांपल कराता हूँ, फिर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल की भी थोड़ी बात करेंगे। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, ध्यान समझना, और एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया हमने उसको। मान लेते हैं इस पोजीशन पे है, इस थीटा एंगल 60 डिग्री पे, और यहाँ पर इसके पास ये लेंथ L है स्ट्रिंग की, ये सेंटर है, और यहाँ पर इसकी स्पीड v है, और इसकी वैल्यू √GL है। ग्रेविटी डाउनवर्ड है। तो जैसे यहाँ पर आपसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे टेंशन क्या है, फिर हम बाकी बातें बाद में करेंगे। टेंशन फोर्स जैसे मैंने पूछा, तो कोई भी सर्कुलर मोशन में हम अगर सॉल्व करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज़ कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ आपको। पहले आप सारे रियल फोर्स बना लो, रियल जो वाकई लग रहे हैं। तो देखो ये पार्टिकल पे एक mg लग रहा होगा ऐसे, इधर अंदर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, और अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो देखो ये दो लाइनें पैरेलल हैं वर्टिकल, और ये लाइन कट कर रही है, तो ये 60 डिग्री हो जाए। सेंट्रीपिटल फोर्स पहचानना है कि क्या होगा, तो पहले सारे फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग ले लेते हैं। तो अगर मैं इस mg के दो कंपोनेंट कर दूं तो ये mg cos थीटा होगा, और ये वाला mg sin थीटा होगा। यहाँ पर दो फोर्स रेडियल लग रहे हैं, एक टेंशन लग रहा है, एक mg cos थीटा लग रहा है। तो यहाँ यस बेटा बोलो, ओह सॉरी। तो यहाँ पर जो अंदर की तरफ फोर्स आएगा, सेंटर की तरफ कितना आएगा? T माइनस mg cos थीटा। यही फोर्स हमारा क्या होगा? क्या है ये? सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mv² बाई आर। आर की वैल्यू L हो जाएगी यहाँ। ये जो फोर्स आप देख रहे हो वो टेंजेंशियल फोर्स, मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में मूव करता है तो स्पीड वैरी करती है, और स्पीड चेंज होती है तो मोशन कैसा होता है? NUCM होता है, पढ़ा चुका हूँ। ठीक, अभी टेंजेंशियल पे आऊँगा, सेंट्रीफ्यूगल पे भी आऊँगा, मैं सिर्फ फोकस अभी मेरा इस पे। तो टेंजेंशियल फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग है, तो इसको अगर कोई पूछेगा तो mg sin 60 होगा। और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी आप टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय मास लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चूँकि मैंने डायग्राम बनाया है। ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन,
ठीक है, ये टेंजेंशियल, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, Fc है बेटा ये। और यहाँ से जब Fc की वैल्यू इसके बराबर करोगे तो T की वैल्यू आ जाएगी mg cos 60, cos 60 होगा 1/2 प्लस mv² और v की वैल्यू दी गई है √gl, तो देखो यहाँ से 3mg/2 टेंशन आ जाएगा। कैसे यूज़ करना है कॉन्सेप्ट को, ये बात समझ में आ रही है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ कैसे करना है अगर आपको टेंशन कैलकुलेट करनी है तो, बात समझ रहे हैं? साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए कि टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है। सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसे टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। उसको अगर हम मास से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब देखिए, कई बार बच्चे कहते हैं सर टी सेंट्रीपिटल होगा, सेंटर की तरफ ये लग रहा है, तो इसको कौन लेगा, इसको छोड़ दोगे क्या? अरे समझिए, अगर पार्टिकल इसमें यहाँ पे था तो इसके पास जो एक्सेलरेशन था ना वो इस डायरेक्शन में था कि नहीं था? और तो नेट फोर्स जो होना चाहिए वो सेंटर की तरफ होना चाहिए, नेट फोर्स, उसी को सेंट्रीपिटल कहते हैं। नेट रेडियल फोर्स, नेट रियल रेडियल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आ रही है? अब कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लो हमने कहा ये स्फीयर है, बहुत ध्यान समझना, ये स्फीयर है, ये फिक्स्ड है, स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, और यहाँ से थीटा एंगल पे पार्टिकल यहाँ स्लिप कर रहा है, पार्टिकल ये, और इसकी स्पीड v है, यहाँ पे ये v स्पीड से पार्टिकल यहाँ स्लिप करता हुआ आ रहा है, इस मोमेंट पे v है, रेडियस r है। अब हमने कहा बताओ जरा सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देख लेते हैं। तो एक फोर्स तो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, mg लगेगा कि नहीं? और एक सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है नॉर्मल। दो फोर्स लग रहे हैं पार्टिकल पे, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बताओ बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, बताओ विच इज क्या होगा? mg होगा, नॉर्मल होगा कि कुछ और होगा? सेंटर की तरफ नेट फोर्स निकालो ना यार, हम मारने लगेंगे अभी थप्पड़ अप्पड़। क्या आएगा? mg cos थीटा माइनस n। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि देखो इस mg का एक इधर की तरफ जब कंपोनेंट लोगे तो क्या आएगा? mg cos थीटा, और इधर की तरफ लोगे तो क्या आएगा? mg। तो mg sin थीटा कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा? mg sin थीटा डिवाइड बाई mm कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर की तरफ नेट फोर्स कितना आएगा? mg cos थीटा माइनस n। इसी की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो यहाँ पे तुमसे ये नहीं पूछेगा सवाल में कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कहेगा नॉर्मल रिएक्शन निकालो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स यूज़ करते हुए इक्वेशन बनाओगे, n की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अरे आ जाएगी कि नहीं? अच्छा, यहाँ अगर मान लो ये बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता, एकदम ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो mg ऐसे लग रहा होता, नॉर्मल ऐसे लग रहा होता, और मान लो v नॉट स्पीड यहाँ पे लिखो। मेरा इक्वेशन क्या लिखोगे? क्या होगा? सेंटर की तरफ लिखना है, सेंटर ये है ना, तो सेंटर की तरफ mg है, उसमें n घटा दो, तो क्या हो जाएगा? mg माइनस n। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? अरे हो जाएगी कि नहीं? लेकिन मान लो यहाँ पर ऐसा होता कुछ, ये सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो, इसके अंदर एक पार्टिकल स्लिप कर रहा है, इसको मैंने v नॉट स्पीड दे दी, इसके अंदर ऐसे फिसलता हुआ जा रहा है, ये रेडियस r है। तो अब की बार mg नीचे लगेगा और नीचे से सरफेस ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगी नहीं? अब की बार बताओ सेंट्रीपिटल क्या है? n माइनस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हाँ समझ जाया करो बहुत जल्दी। चल दूसरा फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, आइए समझते हैं। जैसे कि हम कोई पार्टिकल मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है,
और m मास का पार्टिकल है, r रेडियस के सर्कल में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो हमें पता है, अगर हम रियल लेवल पे देखें, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे, तो हमें पता है कि एक रियल फोर्स लग रहा होगा या मल्टीपल रियल फोर्सेस का कुछ रिजल्टेंट आएगा और इस डायरेक्शन में आएगा अंदर की तरफ, और इस रियल फोर्स को हम कहेंगे नेट रियल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ टूवर्ड सेंटर, और इसकी वैल्यू होगी mr ओमेगा स्क्वायर। एक सिंपल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, वैसे तो इन डिटेल कभी हम जब तुम थोड़े मैच्योर हो जाओगे तो बात करेंगे कि कितने तरह के सूडो फोर्स सर्कुलर मोशन में हो सकते हैं। 4 तरह के सूडो फोर्स हो सकते हैं, उसमें से एक यूलर फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स होता है, एक और पार्ट आता है लीनियर एक्सेलेरेशन वाला पार्ट। तो 4 तरह के सूडो फोर्स होते हैं। फ़िलहाल अभी मैं आपको सरल बात बता रहा हूँ जो तुम्हारी दिमाग जितना पचा पाएगा, ठीक है। प्लीज़ ध्यान समझिए, एक आदमी यहाँ पर अगर मैं एक्सिस पे खड़ा करके और सेम ओमेगा से रोटेट करा दूँ पार्टिकल की तरफ मुँह करके, जिस एंगुलर वेलोसिटी से पार्टिकल रोटेट हो रहा है उसी एंगुलर वेलोसिटी से हमारा ऑब्जर्वर रोटेट हो रहा है। जैसे मान लो तुम हमारे सामने हो, तुम रोटेट हो रहे हो, तो जिस ओमेगा से तुम रोटेट हो रहे हो, चूँकि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, अल्फ़ा तो है नहीं, यूसीएम हो रहा है, या है भी तो सेम मान लेते हैं। ओमेगा, मेरा ओमेगा और आपका ओमेगा उस मोमेंट पे सेम है। तो जिस मोमेंट पे मैं देख रहा हूँ, अगर मेरा ओमेगा आपका ओमेगा सेम है, तो जो डी थीटा आएगा ओमेगा डी टी, जितना एंगल आप चलोगे उतना ही एंगल मेरी आंखें चलेंगी। आप π/2 रोटेट करोगे, हम भी π/2 रोटेट करेंगे, तो आप मुझे हमेशा कैसे दिखोगे आंखों के सामने? आप मुझे रोटेट करते हुए नज़र आओगे कि आप मुझे स्टेशनरी नज़र आओगे, r दूरी पे नज़र आओगे कि नहीं? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मैं आपसे कहूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिए, अंदर की तरफ एक रियल फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है Fc, जो कि mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर है कि नहीं? परंतु इस ऑब्जर्वर को, फॉर रोटेटिंग ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर रोटेट कर रहा है उसको ये पार्टिकल कैसा दिखाई पड़ रहा है? उसको ये पार्टिकल रेस्ट पे दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं बताओ? और एक रियल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ जिसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हो। तो आप देखो यार, अगर इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव में देखा जाए कि न्यूटन्स लॉ वैलिड है कि नहीं है, तो आप देखो ये इस ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल रेस्ट पे नज़र आ रहा है, बट देयर इज़ अ रियल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब पार्टिकल पे फोर्स तो लग रहा है पर पार्टिकल के पास कोई एक्सेलेरेशन उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव में न्यूटन का लॉ देख रहे हो, इनवैलिड होता नज़र आ रहा है। F = ma वैलिड नहीं है। देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन, देयर इज़ फोर्स, तो एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो मैंने क्या पढ़ाया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सूडो फोर्सेस जब एक्सप्लेन किए थे, तो मैंने कहा था जब किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप जाते हो जहाँ पर सिर्फ रियल फोर्सेस कंसीडर करने के पश्चात अगर न्यूटन्स लॉ वैलिड नज़र नहीं आता है, न्यूटन्स लॉ करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है, तो आप वहाँ पर न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कराने के लिए कुछ जुगाड़ू फोर्सेस, कुछ हाइपोथेटिकल फोर्स अप्लाई कर देते हो, जिससे आप क्या कहते हो, सूडो फोर्स। वही काम बच्चों यहाँ करोगे। इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव में अगर आप ऐसे तो कह दोगे कि क्योंकि इसको एक्सेलेरेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका बात समझ रहे हैं ना। तो जब इसको एक्सेलेरेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है और रियल फोर्स लग रहा है, तो जब आप अगर F = ma में a 0 रख दोगे तो F की वैल्यू 0 आ जाएगी, Fc की वैल्यू जो कि रॉन्ग हो जाएगी। एक्चुअली तो सेंट्रीपिटल लग ही रहा है, हमें पता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यानी न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए ये रोटेटिंग ऑब्जर्वर भी बच्चों यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? तो इसको भी अगर हमें न्यूटन्स लॉ को होल्ड कराना है और करेक्ट आंसर चाहिए यूजिंग न्यूटन्स लॉ इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो बच्चों हमें एक सूडो फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम रेडियली आउटवर्ड लगाते हैं और जिसकी वैल्यू होती है mr ओमेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का स्क्वायर। और यही से सूडो फोर्स जो होता है इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली एक सूडो फोर्स है जो तब लगाते हैं जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा हो, रोटेट, नॉन इनर्शियल, स्पेशली कौन सा, रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, राइट बेटा। व्हेन ऑब्जर्वर इज ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
तब हमें इस स्यूडो फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। और इस स्यूडो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो होता है मास ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड ओमेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का स्क्वायर। ये होता है बेटा फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अभी हमें बहुत जनरलाइज वे में मैंने कहा कि इसे नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। अभी आप ऐसा समझ लो कि जब आप स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल लगाना होगा तो आप एक्सिस पे ऑब्जर्वर बिठा के सेम ओमेगा से घुमा दोगे तो इतना लगेगा। अब सुनो, यहाँ पर ऑब्जर्वर को ये रेस्ट पे नज़र आ रहा है। रेस्ट का मतलब है इसका, इस पे फोर्स बैलेंस होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल स्यूडो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो उतनी ही होगी mr ओमेगा स्क्वायर, जितना कि अंदर की तरफ क्या है सेंट्रीपेटल फोर्स। यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू भी क्या है mr ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी mr ओमेगा स्क्वायर। तभी तो पार्टिकल पे फोर्स बैलेंस होंगे, तभी तो पार्टिकल रेस्ट पे है, ये जस्टिफाई होगा। तो इतने सूडो फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूज़न डेवलप हो जाता है बच्चों के मन में। उन्हें ये लगता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है जो हमेशा सेंट्रीपेटल को बैलेंस करता है। बात समझ रहे हैं ना, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होता है, बस डायरेक्शन में अपोजिट होता है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है वो उसमें mr ओमेगा स्क्वायर में r रेडियस ऑफ पार्टिकल होती है, ओमेगा पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी होती है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फ्रेम ऑफ फोर्स में जो ओमेगा होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होता है, ऑब्जर्वर का होता है। बात समझ रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ ऑब्जर्वर का ओमेगा कुछ अलग होता है, ये ओमेगा ये ना होता, ओमेगा 1 होता, तो सेंट्रीफ्यूगल भले इस पार्टिकल के पास ओमेगा होता और इसका मान लो ओमेगा कुछ और होता, तो उस केस में ये किसका ओमेगा लिया जाएगा सेंट्रीफ्यूगल में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। यानी सेंट्रीपेटल की वैल्यू फ्यूगल के बराबर तभी तक रहती है जब तक हम ऑब्जर्वर वही मानते हैं जो ओमेगा पार्टिकल का है, वही ओमेगा अगर ऑब्जर्वर का है तो ऑब्जर्वर को पार्टिकल दिखता भी रेस्ट पे है और उस वक्त सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर ही अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल लग जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो कोई तुमसे कहे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या सूडो फोर्स है, यस सूडो फोर्स है, एक्चुअली नहीं लगता पार्टिकल पे। ये क्यों लगाते हैं? ताकि न्यूटन का लॉ हम अप्लाई कर सकें रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है, एक्चुअल फोर्स नहीं है। दूसरी बात, क्या रेडियली आउटवर्ड लगता है? यस ऑफ कोर्स। रेडियली आउटवर्ड का मतलब भी सर्कल से नहीं, ऑब्जर्वर से है बेटा। मतलब अगर ऑब्जर्वर यहाँ है, समझना बात, ये ऑब्जर्वर है और ये ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, कोई भी पार्टिकल यहाँ अगर r दूरी पर है तो ये इस पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा mr ओमेगा नॉट, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ऑब्जर्वर अपने से पार्टिकल पे ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है। इसका बहुत डिटेल्ड एप्लीकेशन है, अपने क्लास में 11th में और 12th में बहुत सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल हैं जिनमें जो एक्चुअल डेप्थ है सेंट्रीफ्यूगल की वो निकल के आ ही नहीं पाती है। तो आपको सर बच्चे इसी कन्फ्यूजन में बने रहते हैं कि पेटल के बराबर ही होता है फ्यूगल, है ना। आपको बस जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैं ये सब प्रूव भी कर दूंगा आपको सही समय आने पे, एडवांस के पहले। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये अगर कोई कहे कि क्या सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होता है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा कभी कभी हो सकता है। कब हो सकता है? जब हमारा ऑब्जर्वर जैसे हमने एक्सिस पे खड़ा कर दिया और उसका भी वही एंगुलर वेलोसिटी ले ली जो पार्टिकल की। इन दैट केस पार्टिकल क्या होता है, ये हमारा जो ऑब्जर्वर होता है उसका ओमेगा हमने ओमेगा पार्टिकल के बराबर ले लिया है और ये जो डिस्टेंस है पार्टिकल से ऑब्जर्वर की ये भी रेडियस के इक्वल हो जाती है। उस केस में जाके सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। इन जनरल जो फॉर्मूला है उसमें पार्टिकल मास का होता है, रेडियस ऑफ पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है वहाँ से होती है, ठीक है, और ओमेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होल स्क्वायर होता है। राइट बेटा, तो ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लो यहाँ एक ऑब्जर्वर है और ये mr ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा, तो ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ओमेगा पे डिपेंड करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब पार्टिकल के पास, जैसे एस.सी. वर्मा सर ने एक क्वेश्चन दिया है बड़ा अच्छा सा, उन्होंने कहा कि अगर एक पार्टिकल है और एक ऑब्जर्वर है, पार्टिकल के पास ओमेगा है, इसके पास ओमेगा नॉट है, तो बताइए इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? तो इसका आंसर है mr ओमेगा नॉट स्क्वायर, नॉट mr ओमेगा स्क्वायर। अब आप देखिए इस केस में, हालांकि इस केस में कई बच्चे mr ओमेगा स्क्वायर बोल देंगे, रॉन्ग हो जाएगा, है ना।
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा नॉट स्क्वायर है। अब आप ये कहोगे कि सर ये बैलेंस नहीं करेगा फोर्स, ये पार्टिकल पे फोर्स बैलेंस नहीं होंगे, तो बैलेंस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस आदमी को ये रेस्ट पे नज़र ही नहीं आ रहा होगा, इस आदमी को ये रेस्ट पे नज़र नहीं आ रहा होगा। हालांकि ये अकेला सूडो फोर्स नहीं होगा, यहाँ पर कुछ सूडो फोर्सेस और आने के चांसेस हैं, बट मैं अभी आपको सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ उतनी ज़रूरत है। तो ना हमें इन फार्मूलों की कहीं ज़रूरत पड़ने वाली है 11th में कैलकुलेशन में, ठीक है, बस जानकारी दे रहा हूँ आपको, इसलिए प्रूविंग अभी नहीं। हमें सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी, हम सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं कहेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, हमें अपने सवालों के आंसर निकालने होंगे। कुछ सेंट्रीपेटल से काम चल जाएगा, किसी में मजबूरी होगी तो सेंट्रीफ्यूगल लगाना पड़ेगा। ऐसे में हम हमेशा सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन करेंगे। कैसा? हम हमेशा अपना ऑब्जर्वर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बिठाएंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, हम अपने ऑब्जर्वर को इमेजिन करना पड़ेगा, हमें ऑब्जर्वर अपनी तरफ से, हम ऑब्जर्वर को उसी ओमेगा से घुमाएंगे जिस ओमेगा से बॉडी घूम रही है। ऐसे में उस ऑब्जर्वर को बॉडी कहीं पे दिखेगी? इक्विलिब्रियम में, रेस्ट पे दिखेगी। उस परिस्थिति में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा वो हमेशा बराबर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी ये फॉर योर नॉलेज कि अगर कोई आपसे इस तरह के क्वेश्चन करता है, ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल बातें करता है, तो आप कुछ बातों के आंसर करने काबिल अभी फ़िलहाल हो जाइए, ठीक है। लिख लो फटाफट, फिर मैं एप्लीकेशन करके दिखाता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल और पेटल से कैसे यूज़ करके आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। तो इसके बारे में आप कुछ पॉइंट्स लिख लो। सबसे पहली बात तो इट इज़ अ सूडो फोर्स, ठीक है ना, सूडो फोर्स होता है। इट एक्ट्स आउटवर्ड रेडियली ऑन द पार्टिकल। ऑब्जर्वर से जैसे कोई पार्टिकल है, इस तरह से आप लगाएंगे, इट मे नॉट बी इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स इन मैग्नीट्यूड। नोट कर लिया? आइए एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, ग्राउंड है, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग से एक पार्टिकल m मास का है, l लेंथ की स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, और ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। ये रोटेट हो रहा है और ये जो जिस एक्सिस पे बधा है ये खुद भी ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ताकि ये स्ट्रिंग उस रॉड पे फोल्ड नहीं हो रही है, ऐसा लेंथ रेडियस घट नहीं रही, वरना केवल स्ट्रिंग घूम इस पे आप कह सकते हो बाइंडिंग होने लगेगी और लेंथ रेडियस घटने लगेगी। ऐसा नहीं हो रहा है, ये खुद भी रोटेट कर रही है। तो अब जैसे आपसे कहा गया फाइंड आउट टेंशन फोर्स, हमने कहा बहुत सरल सवाल से शुरू कर रहे हैं, टेंशन फोर्स बताना है। तो देखो, हमने कहा सीखने की शुरुआत हमेशा छोटे सवाल से आप कर सकते हो।
सबसे पहले आइए इस पे रियल फोर्स बनाते हैं। इसको पहले ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करेंगे। आराम से ज़मीन पे रेस्ट पे खड़े होकर इसको देख रहे हैं हम। तो अगर हम इसे ग्राउंड से देखेंगे तो ये पार्टिकल हमें सर्कुलर मोशन करता हुआ नज़र आएगा, यूनिफॉर्म। और हम कहेंगे इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है mg, एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और एक लग रहा है अंदर की तरफ टेंशन। नॉर्मल mg को बैलेंस कर लेगा, है ना। और जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, वो इकलौता क्या है, टेंशन। और चूंकि हम ग्राउंड से खड़े होके देख रहे हैं तो हमें ये सर्कुलर मोशन में नज़र आ रहा है। और इसका और सर्कुलर मोशन अगर कोई बॉडी कर रही UCMOB तो डेफिनेटली ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसके पास एक अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा। वो किसने प्रोवाइड किया है, टेंशन। यानी यहाँ पर टेंशन फोर्स कौन सा फोर्स बन जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स बन जाएगा। यहाँ हमने फ्यूगल की बात की क्या, नहीं की, ठीक। तो यहाँ पर टेंशन ही सेंट्रीपेटल हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ml। एक तरीका तो ये है कि हम सेंट्रीफ्यूगल का जिक्र ही ना करें, क्वेश्चन को ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर लें, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम क्या कर रहे हैं बेटा कि हम मान लेते हैं कि एक पार्टिकल, हम एक ऑब्जर्वर मान ले रहे हैं, उसको उसी ओमेगा से घुमा दे रहे हैं जिस ओमेगा से पार्टिकल घूम रहा है, और ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को देख रहा है। अब चूंकि ये उसी ओमेगा से घूम रहा है तो जितना उसकी आंखें रोटेट होंगी उतना ही पार्टिकल रोटेट हो रहा है। तो ऑब्जर्वर को पार्टिकल एकदम रुका हुआ अपनी आंखों के सामने दिखाई पड़ेगा। तो इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव में ये पार्टिकल इसको कैसा दिख रहा है, तो ये एक रियल फोर्स लग रहा है, ये एक रियल फोर्स लग रहा है, और ये भी एक रियल फोर्स, ये वास्तविक फोर्स लग रहा है जो एक्चुअल में लग रहे हैं बॉडी पे। लेकिन चूंकि ये स्पेशल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर अप्लाई करेगा, चूंकि इसे रेस्ट पे देखना। अगर हम इसको बिना सूडो फोर्स के सॉल्व कर देंगे तो न्यूटन्स लॉ क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में पास कराने के लिए ही हम सूडो फोर्स लगाते हैं, ठीक बेटा। तो यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे, मास बॉडी का होगा, रेडियस हो जाएगा L, और ओमेगा ऑब्जर्वर का होगा, चूँकि हमने ओमेगा वही लिया है ऑब्जर्वर का जो किसका था, पार्टिकल का। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे, ये टेंशन लगाएंगे, और पार्टिकल कैसा नज़र आ रहा है, रेस्ट पे नज़र आ रहा है। तो ये दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए, इक्वल, बैलेंस होने चाहिए, नहीं तो एक्सेलेरेशन दिखाई पड़ जाएगा, और जबकि इस ऑब्जर्वर को इसका एक्सेलेरेशन दिखाई नहीं पड़ना है, राइट बेटा। तो यहाँ पर बताओ जरा फटाक से क्या होगा, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml। तो यहाँ आप ये कहोगे कि आपने फोर्स बैलेंस कर दिया है क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे दिखाई पड़ रहा था। यहाँ आप कह रहे हो कि पार्टिकल मोस्ट सर्कल में दिखाई पड़ रहा है, तो आपने कहा कि एक सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, वो कौन दे रहा है, टेंशन दे रहा है। तो टेंशन को समझ में आ रही बात। तो जो सरल सवाल हो, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें फ्यूगल ज़्यादा अच्छी फीलिंग देगा, फ्रिक्शन वगैरह के सवाल, टेंडेंसी समझने के लिए। 90% सवाल, 80% सवाल हम सेंट्रीपेटल से ही करेंगे, हम बिना सूडो के स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है ना। बाकी करने को आप सेंट्रीफ्यूगल से हर सवाल कर सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल आपको दिखाता हूँ बेटा, मैं आपसे कहता हूँ कि एक रफ डिस्क है, रफ रोटेटिंग डिस्क है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्क है, इस डिस्क पे एक बॉडी रखी है जो यहाँ से r डिस्टेंस पे है, डिस्क ओमेगा से घूम रही है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, मास इसका m है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद द डिस्क इज म्यू एंड ओमेगा इज कांस्टेंट हियर। है ना, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, 2-3 इलस्ट्रेशन अच्छे समझ लो, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर तुम्ही को प्रैक्टिस करनी जितना करना है। अब हमसे कहा जाता है कि पहला क्वेश्चन अगर हमसे कहा जाए कि बताइए, इफ पार्टिकल या बॉडी डज नॉट स्लिप विद रिस्पेक्ट टू डिस्क
कॉमा फाइंड आउट फ्रिक्शन फोर्स, कितना फ्रिक्शन लगेगा। दूसरा सवाल, फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच पार्टिकल डज नॉट स्लिप विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। ठीक, तो पहला सवाल है, उसने कह दिया कि स्लिप नहीं कर रहा है किसी गिवन ओमेगा पे, तो बताइए फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लग रही होगी। और दूसरा क्वेश्चन है कि ओमेगा को यदि हम बढ़ा दें, बढ़ाकर कांस्टेंट रखें, फिर और बड़ी वैल्यू पे कांस्टेंट रखें, रखना कांस्टेंट ही है, कंटिन्यूअस चेंज नहीं कर रहे हैं। ओमेगा की वैल्यू को अगर हम बढ़ाकर कांस्टेंट रखें तो किस कांस्टेंट वैल्यू पे जाके स्लिप करना शुरू कर देगा अगर हम इंक्रीज कर करके दोबारा एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें। तो मुद्दा ये है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम के बारे में विचार करेंगे। देखिए, ये डिस्क हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूम रही है, तो मैं इसी में डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ पर ऐसे लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, mg, और ये क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। अब जैसे फ्रिक्शन की फीलिंग ऐसे नहीं आती आसानी से। देखो, तीन ही रियल फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल लग रहा है, एक mg लग रहा है और एक फ्रिक्शन लग रहा हो। अभी हम ग्राउंड के फ्रेम में बात कर रहे हैं, ज़मीन पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो पार्टिकल हमें एक सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई पड़ेगा बेटा। करेगा कि नहीं बताओ। जो आदमी ग्राउंड से खड़े होकर ऑब्जर्वर देख रहा होगा, उसको ये पार्टिकल सर्कल में जाता हुआ नजर आएगा। इस आदमी से पूछोगे कि क्या पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, तो कहेगा हाँ है, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल v²/r। तो ये बताओ, ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे n = mg। तो इस पार्टिकल को सेंट्रीपेटल फोर्स दिया किसने, फ्रिक्शन देगा। लेकिन बच्चों को ये लगता था सर फ्रिक्शन की फीलिंग ऐसे नहीं आती। फ्रिक्शन की फीलिंग, हमने फ्रिक्शन को उन नज़रों में बिठा रखा है कि कोई धक्का मारे, बॉडी में टेंडेंसी आए तो फ्रिक्शन लगता है कि नहीं। लेकिन रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी अगर है तो फ्रिक्शन लगेगा, ऐसा हमने बताया था। ये अलग बात है कि हम लोग फीलिंग वही तभी आती है जब कोई फोर्स घसीट रहा हो और फ्रिक्शन हम कहें रोकेगा, है कि नहीं। लेकिन रिलेटिव मोशन आप खुद सोचो, डिस्क रखा था, बॉडी रखी हो, आप डिस्क रोटेट करा दो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या पार्टिकल रोटेट करता। तो अगर सोचो, हमने क्या कहा था, टेंडेंसी देखनी हो तो आप ये देख सकते हो कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो स्लिपिंग होती कि नहीं। तो स्लिपिंग होती है, पर नहीं हो रही, पार्टिकल साथ साथ जा रहा है, तो फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा ना स्लिपिंग को रोकने के लिए। अगर फ्रिक्शन ना होती तो डिस्क घूमती रहती, पार्टिकल वहीं बना रहता, डिस्क की घूमती रहती, चिकना था, वो चलता ही नहीं पार्टिकल। मेरी बात समझ में आ रही। तो देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शन, ये तो पक्का है कि फ्रिक्शन होगा। तो थोड़ी हमने यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाई, फ्रिक्शन की फीलिंग को किनारे कर दिया। हमने कहा नॉलेज वाली बात की, हमने कहा देखो भैया यूसीएम हो रहा है, सेंट्रीपिटल तो चाहिए। ये दोनों मर गए आपस में, लड़ मर गए, कोई तो है जो सेंट्रीपिटल दे रहा है और वो कोई और नहीं है, कौन है, फ्रिक्शन। अभी पूरा ग्राउंड के फ्रेम से कर रहा हूँ, फिर अभी सेंट्रीफ्यूगल से करके दिखाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू बच्चों mg है, मैक्स वैल्यू जिसे आप लिमिटिंग कहते हो μmg हो सकती है, μ×n होता है। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई, इन्होंने कहा, पहला सवाल कहा कि पार्टिकल डज नॉट स्लिप विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, तो बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा। अगर स्लिप ही नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन उतना, स्टैटिक फ्रिक्शन की खासियत होती है। अगर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही तो फ्रिक्शन कौन लगेगा, स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितने की ज़रूरत होती, पूरा लिमिटिंग खर्च नहीं करता, याद है ना। तो यहाँ पर फ्रिक्शन को ज़रूरत क्या है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करा रहा है क्या, सेंट्रीपिटल, तो mv²/r के बराबर ही तो फ्रिक्शन लगेगा, या mr⍵² के बराबर फ्रिक्शन लगेगा। अरे लगेगा कि नहीं, तो mr⍵² के बराबर फ्रिक्शन यहाँ पर लग जाएगा। μmg नहीं लगेगा, μmg नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने कह दिया है पहले सवाल में कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन सिर्फ उतनी वैल्यू जनरेट करेगा जितने से उसका बॉडी का काम चल जाए। अब सुनो, अब आप खुद सोचो, अगर फ्रिक्शन mr⍵² के बराबर है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करा रहा है यहाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन किसकी कुर्सी में बैठा है, सेंट्रीपिटल। अब अगर आप ओमेगा बढ़ाते जाओगे तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स अधिक चाहिए होगा। अगर ज़्यादा ओमेगा से घुमाओगे पार्टिकल को तो क्या अधिक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होगी।
बिल्कुल होगी, चूंकि एक्सेलरेशन अधिक होगा। तो अधिक सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा कि नहीं? और ओमेगा बढ़ा दोगे तो और अधिक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी उसको तेजी से डायरेक्शन चेंज करने के लिए। बताओ बेटा, तो और अधिक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू और बढ़ा देगा। लेकिन अगर ओमेगा बढ़ाते ही जाओगे तो फ्रिक्शन तो एक लिमिट के बाद बढ़ना बंद हो जाता है। अब मान लो जब फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी पहुंच गई, तुमने और ओमेगा बढ़ा दिया, तो पार्टिकल कहता फ्रिक्शन से और चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। बोला अब कहाँ से दे दे, इससे तो ताकत नहीं लगा सकते। इसका मतलब जब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी, उसके बाद फ्रिक्शन इस काबिल नहीं होगा कि उस अधिक फोर्स प्रोवाइड कर सके, यानी कि पार्टिकल फर्दर और एक्स्ट्रा ओमेगा से रोटेट नहीं कर पाएगा। क्या हो जाएगी? दोनों में स्लिपिंग हो जाएगी। यानी कि जैसे ही, सेकेंड पार्ट का आंसर बता रहा हूँ अब, जैसे ही एम आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट म्यू जी बाय। अब बात समझो, ये तो बेसिक बात हो गई, ये बिना उसके बात हो गई, दिमाग लगा लिया हमने। लेकिन इस क्वेश्चन में फील ज़्यादा अच्छा आता है फ्यूगल से। कैसे फील आता है? तो देखो, विद रिस्पेक्ट टू डिस्क चले जाते हैं, डिस्क के रिलेटिव में जाकर सॉल्व करते हैं। तो हमने अपने ऑब्जर्वर को डिस्क पे बिठा दिया, बस चिपका के बिठा दिया। अब डिस्क पे चिपक के बैठा है तो खुद भी उसी ओमेगा से घूम रहा है ना। इससे कहा कि अबे ये बताओ, ये पार्टिकल काहे पे है? तो पार्टिकल को काहे पे बताएगा? रेस्ट पे बताएगा। अरे पार्टिकल तो रुका हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसे mg लग रहा है, ऐसे नॉर्मल लग रहा है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देगा। लगाएगा कि नहीं? अब पार्टिकल रुका हुआ है और ये सूडो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। तो ये सूडो फोर्स पार्टिकल को किधर ले जाने की कोशिश करेगा? बाहर। अब देखो फीलिंग आ रही कि ये फोर्स घसीट रहा है बाहर, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? उसका अंदर की तरफ लगेगा, फोर्स करेगा। तो फील ज़्यादा अच्छा आ रहा है कि यहाँ सूडो फोर्स बाहर की तरफ घसीट रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये स्लिप कर जाएगा इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा। अब आप देखो सिंपल सी बात है, तो अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है तो एफ आर की वैल्यू क्या होगी? एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि नहीं? अब मान लो ओमेगा बढ़ाते जाओगे तो ये फोर्स बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग को जैसे क्रॉस करेगा वैसे स्लिप कर जाएगा। तो सीधे सीधे एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू म्यू एम जी कर देंगे। इक्वेशन वही बनने वाली है, बस सोचने का तरीका, ढंग बदल जाएगा। अरे बदल जाएगा कि नहीं? क्या दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? ग्राउंड के फ्रेम में कैसे करना है, फ्यूगल से कैसे करना है, आप जो कंफर्टेबल समझें आप उससे सॉल्व करें। ठीक है, हमने क्या कहा? हम 80% ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करेंगे, लेकिन फ्रिक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, थोड़े से और क्वेश्चन होंगे जिनमें रिलेटिव ही पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कहे देगा कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में एक्सेलेरेशन बताओ, इसके रिलेटिव में बताओ, उसके रिलेटिव में। तो अगर कोई चीज़ रोटेटिंग फ्रेम के रिलेटिव में ही पूछी है हमसे, तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम लोग क्या करेंगे? मजबूर हैं, फिर हमें सेंट्रीफ्यूगल यूज़ करना पड़ेगा। हम रोटेटिंग फ्रेम में जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक सिमिलर प्रॉब्लम करते हैं। दो पार्टिकल हैं यहाँ पे, एक स्ट्रिंग ये कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग ये कनेक्टेड है। इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 2L मान लेते हैं, दिख नहीं रही पर मान लो 2L। और ये m मास है, ये भी ये 2m मास है, और ये पूरा सिस्टम ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस। तो ये ग्रेविटी डाउनवर्ड है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, और इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन T2। T1 T2 की वैल्यू निकालनी है। चलो देखो क्या आएगा, ट्राई करो। अभी एक एक्स्ट्रा क्लास, एक क्लास और लेनी पड़ेगी इस पे हम लोग फर्दर और आगे की प्रैक्टिस करने के लिए।
द कॉनिकल पेंडुलम, बैंकिंग ऑफ रोड्स, वो सब बताना है। सर आपने वो कहा था ना थर्सडे और सैटरडे को 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लिया, उसी में ले। हाँ उससे मिलेगा। और इधर ही बुला लो सबको, उस क्लास में बैठे हैं कुछ बच्चे, इधर ही बुला लो। टोटल निकाला टीमन भी लिखो। आ गया? चलिए देखिए, बिना सेंट्रीफ्यूगल के करेंगे, ठीक है? ग्राउंड के फ्रेम में, ग्राउंड के फ्रेम में ट्राई करें सभी लोग। सर सरफेस स्मूथ तो नहीं है? स्मूथ ही है, और वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें दिया है कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो फिर कैसे रोटेट कर रहा है वो हेडक मत लो, जो कह दिया वो मान लो सवाल में, नहीं तो परेशान रहोगे। कितना टाइम लगाओगे भाई? सर आज तो गया है लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस था। आओ देखो, पहले आप इस पे फोर्स बना लो। देखो ये mg लग रहा है, ये नॉर्मल है, इसने इसको एक टेंशन इस पे ऐसे लगेगा T1, एक टेंशन T2 ऐसे लगेगा। स्ट्रिंग हमेशा अपनी तरफ फोर्स लगाती है बॉडी पे, पुलिंग टाइप, और इस पे फोर्स T2 ऐसे लगेगा। अब आप देखो सेंटर की तरफ फोर्स कितना आ रहा है पहले पार्टिकल पे, सेंटर की तरफ बताओ। T1 माइनस T2, यही सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, तो ml ओमेगा स्क्वायर आएगा या नहीं? इस पे सेंटर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है? ये नॉर्मल और mg की T2 है, और 2m, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 3l ओमेगा स्क्वायर। बस T2 रख दो, T1 आ जाए। एक लाइन का सवाल है, ठीक है? चलो आज इतना ही करेंगे।